हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आज हम लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और जिसमें कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस बताए थे, असाइनमेंट डिस्कशन हुआ था, वो समझ आया होगा। तो आज हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो हमने रैंक डिस्कस किया था ना, उसका यूज अब यहाँ पे होगा। ठीक है, कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो रैंक वाला मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये आती है यहाँ पे डेफिनेशन आती है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो इसकी डेफिनेशन को पहले आप अच्छे से समझो कि होती क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है, सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, इसमें ना कलेक्शन होती है किसकी, वन और मोर देन वन लीनियर इक्वेशंस की, जिसकी जो एंट्रीज होती है ना यहाँ पे, वो कहाँ से आ रही होती हैं, फील्ड में से आ रही होती हैं। ठीक है, फील्ड में से आ रही होती हैं, और इसमें जो सेट ऑफ वेरिएबल्स होता है वो सेम ही लेते हैं। ठीक है, जैसे कि x1 x2 xn ले लिया, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे m लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, इस टाइप से। और जो ये m लीनियर इक्वेशंस हैं, इनके अंदर कितने अननोन्स हैं, n अननोन्स वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिनका नाम हो गया x1 x2 xn। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास एक सिस्टम बन गया बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अब इसी फॉर्म को हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि कैसे बनती है, ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ए जो है मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे एक्स टाइप की जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर की वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। और बी मैट्रिक्स कैसे बनती है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये है ना, B1 B2 BM, इनको एक कॉलम्स में लिख दिया, तो ऐसे बन जाती है। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई है ना, तो उसका ऑर्डर कितना होएगा, m क्रॉस n। मतलब m जो है वो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास इक्वेशंस को। और जो यहाँ पे n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो ये फॉर्म याद रखनी है आपको कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद देखो कि इसकी जो है हमारे पास इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखी थी, और जो यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखी थी, B1 B2 BM वाली, उनको अगर इस फॉर्म में लिख दें, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐसे बीच में एक कोलन से क्या कर दें, सेपरेट कर दें, और फिर उसको मैट्रिक्स में भी लिख दें ऐसे करके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका कि हम यूज करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के केस में। ठीक है, तो अब बताते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू क्या बनाते हैं हम, जैसे ए एक्स इक्वल टू जैसे हम क्या लिखते हैं, बी मैट्रिक्स के इक्वल लिखते हैं। अगर ये जो बी है हमारा राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है बी, अगर ये हमारी नल मैट्रिक्स बन जाता है, अगर ये क्या बन जाए, हमारी नल मैट्रिक्स बन जाए, जो हमने राइट हैंड साइड में बी लिखा है, तो ये जो सिस्टम रिप्रेजेंट करेगा, ये सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड में देखो, ये दो इक्वेशंस दिए हैं एग्जांपल में,
2x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो राइट में 0 है। x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड में जो बी मैट्रिक्स बनाएंगे वो क्या बनेगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, सेम ऐसे ही इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू क्या लिखा, b। ठीक है, अगर हमारे पास जो ये बी कॉलम मैट्रिक्स आती है वो नल मैट्रिक्स ना आए, कुछ भी आ जाए, जैसे इस टाइप की बन जाए हमारे पास, पहला एलिमेंट जैसे हमारे पास 1 है, नेक्स्ट सारे के सारे हमारे पास क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स, जैसे कि हमारे पास ये है बी मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख रही हूँ, इस टाइप की बन जाए, यहाँ पे 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगी तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, बी मैट्रिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये सिस्टम बनेगा इसकी हेल्प से, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ गया कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। बस होमोजीनियस में याद रखना है कि जो बी कॉलम मैट्रिक्स बनती है वो क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर बी नॉन नल मैट्रिक्स आ जाए तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट में कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट, वो क्या होता है। ठीक है, अब जैसे एक बार नॉर्मली बता दें कि जैसे हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, वहां पे जो वेरिएबल हमने लिखे थे x1 x2 xn, अगर उन वेरिएबल की कोई वैल्यूज है वो रख दें और वो सारी की सारी वैल्यूज रखें सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाए हर एक इक्वेशन को, तो वो उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन सेट बन जाता है। अब जैसे कि देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझो क्या है, कि हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, और n अननोन्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट ऑफ वेरिएबल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, x लिखते हैं जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, ठीक है, अप टू सोन xn। तो यहाँ पे जो यहाँ पर हमारे पास m इक्वेशंस थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये सॉल्यूशन सेट है किसी सिस्टम का जिसके अंदर m लीनियर इक्वेशंस हैं और n अननोन्स वेरिएबल्स हैं। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और ये नेक्स्ट एक और दी गई है हमें x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, जो भी हमने 10th क्लास में मेथड सीखे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो उनसे सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। अब ध्यान से देखो ये जब वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर देंगी, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करगी, और फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म होती है ना ऐसे, 3 और -3/2, तो ये एक हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन सेट बन जाएगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन सेट किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब बात आती है कि हमारे पास जो सिस्टम है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो वेज में, एक बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है, दूसरा बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब बात आती है कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, कि अगर हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, अननोन्स का x1 x2 xn का, वो सेटिस्फाई कर जाता है हर एक इक्वेशन को सिस्टम की। ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल था जो हमने अभी डिस्कस किया, अब यहाँ पे x और y का एक सॉल्यूशन सेट बना और ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन सेट मिल जाए जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस टाइम हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है।
और इनकंसिस्टेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे अगर उसके पास कोई सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलता, यानी कि कोई भी सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यूज नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर जाए सारी इक्वेशंस को, तो वो जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अब ये समझ आ गया कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। अब यहाँ देखो कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आया, ठीक है, तो उसके पास सॉल्यूशन किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं, उसकी टाइप्स देखते हैं। तो हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा तो उसके पास जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो तीन टाइप्स के होंगे। मतलब या तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, या उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो तीन केस पॉसिबल हैं हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास, कौन कौन से बताए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर हमारा जो सिस्टम ऑफ, नोट पे ध्यान दो, ये क्या कह रहा है कि इसमें बोला है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो उसके पास क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो कौन सी कैटेगरी बन जाएगी, ये सी वाली, नो नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा आ रहा है, इनकंसिस्टेंट की बजाय कैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, तो उस केस में उसके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा या वो क्या रख सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रख सकता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है इसके पास। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो सीधा बोल देंगे कि उस सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और अगर हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है तो उसके पास सॉल्यूशन या तो यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमने डिस्कस किया कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होता है, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होता है। तो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जो होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, हमेशा कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास सोल्यूशन ऑलवेज मिलता है। तो सॉल्यूशन ऑलवेज मिलेगा तो इट मीन्स उसके पास यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर उसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि ये कंसिस्टेंट होता है होमोजीनियस सिस्टम। उसके बाद आती है नॉन होमोजीनियस सिस्टम की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है ये हमारा कंसिस्टेंट भी बन सकता है और इनकंसिस्टेंट भी बन सकता है। मतलब इसके पास तीन पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन की भी, नॉन सॉल्यूशन की भी, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की भी। तो वो माइंड में आपको क्या याद रखना है कि होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, मतलब उसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। और नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम के पास क्या है कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो मतलब उसके पास तीन पॉसिबिलिटी हैं, यूनिक सॉल्यूशन की भी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की भी, और नो सॉल्यूशन की भी। ठीक है, अब आएगी हमारी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन देखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं, थ्री टाइप्स के मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा, क्रैमर मेथड, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, और एक होता है रैंक मेथड। ठीक है, तीन मेथड होते हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो कौन सा है, ये वाला है, रैंक मेथड। ठीक है, तो रैंक मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और इसका ही हम ज्यादा यूज करेंगे, रैंक मेथड का, तो इसको आपने समझना है। तो जो ये तीनों मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों मेथड क्या होते हैं। तो आज हमने जो सीखा, क्या सीखा कि एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उसमें हमने उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी, क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप की लिखी। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो ये ए मैट्रिक्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कि ये हमारी क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एम रोज होती हैं और एन कॉलम होते हैं। एम रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस को, एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला
कि उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की टाइप डिस्कस करी कि किस टाइप का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। वो किस पर डिपेंड करता है, ये जो बी वाली कॉलम मैट्रिक्स है इस पे। अगर ये हमारी नल मैट्रिक्स आई तो ये हमारा बन जाता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये आई हमारी नॉन नल मैट्रिक्स, तो इस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन सेट देखा। यहाँ पे जो ये एक्स मैट्रिक्स लिखी, जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर इनकी जो वैल्यूज हैं x1 x2 xn की, वो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो जो ये एक्स सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम का क्या है, सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट है। फिर हमने देखा कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कि कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में देखा कि हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन सेट मिलेगा जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इनकंसिस्टेंट में हमारे पास कोई सॉल्यूशन सेट नहीं मिलेगा जो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये देखा। फिर हमने देखा कि कोई भी सिस्टम होगा तो उसके पास तीन पॉसिबिलिटी होंगी, कौन कौन सी सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की। तो हमने देखा कि जो होमोजेनियस सिस्टम होता है उसके पास हमेशा कंसिस्टेंट की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब उसके पास सॉल्यूशन होगा, या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी होगा। ठीक है, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम के पास दो पॉसिबिलिटी है, कंसिस्टेंट की भी और इनकंसिस्टेंट की। मतलब क्या हुआ, उसके पास तीन बन गई, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर हमने देखा कि मेथड क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करें और किस उसका सॉल्यूशन निकालने के क्या क्या मेथड हैं। तो तीन मेथड हैं, कौन कौन से, एक क्रैमर रूल है, एक मैट्रिक्स मेथड है, एक रैंक मेथड है। और रैंक मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर फिर भी ना आया तो डाउट पूछ लेना ग्रुप में या फिर कमेंट में बता देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।